हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में लिखते या बोलते वक्त कई बार हमको उदाहरण देने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा दोस्तों, जब भी उदाहरण देना होता है तो हमें हिंदी में कैसे बोलते हैं? उदाहरण के लिए। अच्छा दोस्तों, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसको लिखते भी वैसे ही हैं, बोलते भी वैसे ही हैं। अगर हमको उदाहरण के लिए के बदले में कोई दूसरा टर्म यूज़ करना हो या कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना हो तो वो क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए के बदले में अगर हम कुछ और टर्म यूज़ कर सकते हैं तो वो कौन से हैं। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए और हर टर्म को जो फॉर एग्जाम्पल के बदले में यूज़ हो सकता है वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो दोस्तों आज की क्लास का नाम है वेज टू से फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए बोलने के तरीके। अच्छा दोस्तों, यहाँ वेज का क्या मीनिंग है? तरीके। वे का एक मीनिंग होता है रास्ता, वो तो हम जानते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग होती है। वे का एक मीनिंग होता है तरीका। जैसे हम बोलते हैं कई बार ना, तुम जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो वो ठीक नहीं है, द वे यू आर टॉकिंग टू मी इज़ नॉट गुड। तो वे का मीनिंग एक तरीका है, यहाँ मैंने तरीके वाली मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया है। वेज टू से फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बोलने के तरीके। अच्छा दोस्तों, जो पहला टर्म है उससे स्टार्ट करता हूँ मैं, और जो हम बचपन से बोलते आए हैं, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बचपन से यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग है उदाहरण के लिए। इसको कब यूज़ करना चाहिए? जब हमको उदाहरण देना हो, कभी एग्जाम्पल देना हो। वही मैंने लिखा है मीनिंग इधर, यूज्ड व्हेन गिविंग एन एग्जाम्पल। जब भी हमको उदाहरण देना होता है तो हमको फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल लिखने और बोलने दोनों में हम कर सकते हैं। एक सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ कोई किसी से बता रहा है कि आई नीड मैनी थिंग्स, कोई अपनी ज़रूरतें बता रहा है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। आई नीड मैनी थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अब वो बता रहे हैं कि उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आई नीड मैनी थिंग्स फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत चीज़ों की ज़रूरत है उदाहरण के लिए। ब्रेड बटर एंड जैम, मुझे बहुत चीज़ों की ज़रूरत है उदाहरण के लिए। मुझे ब्रेड की ज़रूरत है, जैम की ज़रूरत है और बटर की ज़रूरत है, ऐसा वो कह रहा है। तो जब भी एक लिस्ट बतानी हो या एक लिस्ट में से कुछ चीज़ें बतानी हो तो हम फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि फॉर एग्जाम्पल हमको फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए, औपचारिक राइटिंग में इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उधर आपको फॉर एग्जाम्पल फुल फॉर्म में, पूरे में फॉर एग्जाम्पल आपको यूज़ करके लिखना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों ये था फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद है हमारे पास फॉर इंस्टेंस। अच्छा दोस्तों, फॉर इंस्टेंस का भी वही मीनिंग है, उदाहरण के लिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है इंस्टेंस। इसको इंस्टेंस या इंस्टांस इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इंस्टेंस। तो हम पढ़ेंगे फॉर इंस्टेंस। आप समझ गए? फॉर इंस्टेंस ऐसे पढ़ना है, मीनिंग वही है उदाहरण के लिए। तो वही मैंने लिखा भी है, यूज्ड व्हेन गिविंग एन एग्जाम्पल, जब भी हमको उदाहरण देना हो। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है समझने के लिए कि ये लेस फॉर्मल है, ये थोड़ा सा कम फॉर्मल है। किससे कम फॉर्मल है? फॉर एग्जाम्पल से कम फॉर्मल है। यानी फॉर इंस्टेंस आपको एकदम ही फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इसको इनफॉर्मल राइटिंग में या जहां कम फॉर्मल होने से आपका काम चलता है वहां आपको फॉर इंस्टेंस का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे फिर अगर किसी को उदाहरण देना हो तो सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ कर सकता है। जैसे कोई कह रहा है आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। अब वो बताएगा उदाहरण के लिए इन कंट्रीज में जाना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अब वो उन कंट्रीज के नाम बताएगा जहाँ वो जाना चाहता है। टू ग्रीस एंड नॉर्वे, उदाहरण के लिए मैं ग्रीस और नॉर्वे जाना चाहता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। यानी किसी ने कहा आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, टू ग्रीस एंड नॉर्वे, ग्रीस एंड नॉर्वे में जाना चाहता हूँ। तो ऐसे आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर और भी किसी दूसरे प्रकार की बात बोलनी हो और उदाहरण देना हो तो आप फॉर इंस्टेंस का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ई.जी. आपने देखा होगा लिखा हुआ, तो ये बिना फुल स्टॉप के भी आपको दिखाई पड़ा होगा और फुल स्टॉप के साथ भी दिखाई पड़ा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अलग अलग लिखने के तरीके हैं, मीनिंग एक ही होती है। अच्छा दोस्तों, ये लैटिन का टर्म है, लैटिन लैंग्वेज का। लैटिन एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी भाषा है। लैटिन लैंग्वेज का प्रभाव इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो, या टर्म्स, अब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आज भी इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। ये उन्हीं में से एक है। इसका फुल फॉर्म लैटिन में है, वो है एग्जाम्पली ग्रेशिया। ई से बना एग्जाम्पली, जी से बना ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया। इसका मीनिंग होता है, इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। अब ये लैटिन वाला तो हम नहीं समझ सकते क्योंकि इसके लिए हमको लैटिन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
तो हम इंग्लिश में इसका मीनिंग समझ लेते हैं, जो कि है फॉर एग्जाम्पल, और ये आज भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, ये लैटिन जो अब्रीविएशंस होते हैं, जैसे ये है एग्जाम्पली ग्रेशिया, या एक यहाँ लिखा है मैंने ETC यानी इट्सेट्रा। अगर आपको ये जो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, अगर ये आपको सीखने हो तो मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको लैटिन अब्रीविएशंस वाला वीडियो निकाल के देखना चाहिए। उसमें ये एग्जाम्पली ग्रेशिया, इट्सेट्रा और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया, तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, ये भी, इसका भी मीनिंग वही है। इसको कब यूज़ करेंगे? जब उदाहरण देना हो। वहाँ लिख दिया मैंने यूज्ड व्हेन गिविंग एन एग्जाम्पल, कि जब भी आपको उदाहरण देने की ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने। अब यहाँ कोई किसी को एग्जाम्पल दे रहा है कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए, ईट फूड्स दैट कंटेन प्रोटीन, आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा समझने वाली है। यहाँ मैंने फूड में एस लगाया है, फूड्स। अब अक्सर आपने देखा होगा कि फूड में एस नहीं लगता, क्योंकि फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कब उसको अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ करेंगे? जैसे हम कहते हैं ना, वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है, तब हम एक कंसोलिडेटेड फूड की बात करते हैं। एक प्लेट में खाना जो होता है उसकी हम बात करते हैं, या इकट्ठे जो खाना रखा उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के खाने, उनका यहाँ पर मेंशन अभी किया जाएगा कि ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हो, यानी मीट, दूध, अंडे, अलग अलग चीज़ों का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर इसको काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल करके इसको प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कई बार एक अनकाउंटेबल नाउन जो जनरल यूज में अनकाउंटेबल होता है, उसका किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और संदर्भ में वो काउंटेबल नाउन हो सकता है, उसका प्लूरल बन सकता है। ये बात हमको समझनी चाहिए। इंग्लिश तो जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, जितना पढ़ा जाए उतना कम है एक्चुअली। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसमें एस लगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो हम लिखेंगे ईट फूड्स दैट कंटेन, कोई कह रहा है कि ऐसा खाना खाओ जिसमें हो, कंटेन का मतलब होता है रखना, जिसमें होना, तो ऐसा खाना खाओ जिसमें प्रोटीन हो। अब यहाँ उदाहरण दिया जाएगा कि कौन कौन सा खाना, तो उसके लिए हम एग्जाम्पली ग्रेशिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ईट फूड्स दैट कंटेन प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसको लिखेंगे ईजी लेकिन पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये हमको पता रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, एग्स, मिल्क एटसेट्रा। तो यहाँ कहा गया कि आपको, कोई किसी को सलाह दे रहा है कि आपको यू शुड ईट फूड्स, आप ऐसा खाना खाओ दैट कंटेन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मीट, फिश, एग्स, मिल्क एटसेट्रा। तो मीट, मछलियाँ, अंडे और दूध इत्यादि, ऐसा कहा गया। तो दोस्तों, ये 3 टर्म्स अभी तक हमने सीखे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस एंड फॉर एग्जाम्पल। ये भी इसको लिखते अलग तरीके से हैं। अब हम आते हैं सच एज पर। सच एज का भी मीनिंग होता है उदाहरण के लिए। जब भी उदाहरण देना हो तो सच एज का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लिख दिया है मैंने, मैं आपको बताता हूं। तो ये कब यूज करना है? यूज्ड व्हेन गिविंग 1 or 2 टिपिकल एग्जांपल्स व्हेन देयर आर मेनी अदर्स। यानी कि आप समझे इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसका मीनिंग है कि जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जब आप खास रूप से 2 ही 3 चीज़ों का नाम लेते हैं, यानी आपके पास एक रेंज है चीज़ों की जिसका उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन आप 2 ही 3 का नाम ले रहे हैं, तो इस प्रकार से जब बोलना हो तो हमको सच एज का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल आपको और भी अच्छे तरीके से बताएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, जैसे बहुत महंगाई है या गरीबी है या कोरोना के कारण बहुत आर्थिक मंदी आ गई है, तो लोगों को तरह तरह की दिक्कत हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग दिक्कत में हैं। तो यहाँ किसी ने इसी से संबंधित किसी ने एक लाइन कही कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इवन बेसिक फूड्स, कि भाई अभी तो जो बेसिक फूड्स होता है, जो बेसिक हमको खाना चाहिए किसी आदमी को जिंदा रहने के लिए, वो भी मुश्किल हो गया है हासिल करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इवन बेसिक फूड्स। अच्छा दोस्तों, बेसिक फूड्स में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आदमी यहाँ 2-3 का नाम लेगा, क्योंकि सारी लिस्ट तो कोई बताता नहीं है। हम 2-3 चीज़ों का नाम लेते उदाहरण देने के लिए। तो यही कहा गया, सच एज का कैसे यूज़ है ये देखना है हमको। तो यहाँ कहा जा रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इवन बेसिक फूड सच एज ब्रेड एंड मिल्क। तो उसने 2 नाम लिए, जबकि बहुत सारी चीज़ हो सकती है, मतलब चावल भी हो सकते हैं, दाल भी हो सकता है, रोटी भी हो सकती है, सब बेसिक फूड है, लेकिन उसने 2 का नाम लिया। बोलने वाले की मर्जी है, कोई भी 2 या 3 नाम ले सकता है। तो उसने कहा ब्रेड एंड मिल्क, कि ब्रेड और मिल्क जो कि एक बेसिक फूड है जो हर किसी को चाहिए, वो भी अभी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो जब एक लंबी चौड़ी रेंज थी, उसमें से 2 या 3 के नाम बताए, तो सच एज का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये सच एज का था यूज़ और मीनिंग। अब जो लास्ट वर्ड है
जो फॉर एग्जाम्पल के बदले हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है टेक। अच्छा, टेक का मीनिंग होता है लेना, और उदाहरण देने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ किसी के लिए कहा जा रहा है, किसी आदमी के बारे में कि टेक राहुल, अरे यार तुम राहुल को देखो, या राहुल को ही ले लो, ऐसे हम बोलते हैं ना कि राहुल का उदाहरण देख लो तुम। क्या? तो उसके बाद क्या कहा गया कि मतलब दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में जिसका नाम राहुल है, और वो आपस में बात करो, उदाहरण दे रहा है कोई कि तुम राहुल को देख लो, उसके पास तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, ये सिचुएशन है। आप समझ गए? तो कहा जा रहा है टेक राहुल, ही हैज़ अ गुड जॉब, उसके पास तो यार अच्छी जॉब भी है। तुम राहुल को देख लो यार, उसके पास तो अच्छी जॉब है। बट ही डिडंट गो टू कॉलेज, और वो तो कॉलेज भी नहीं गया, यानी कि उसने कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं की, यानी हाई लेवल की पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी उसके पास अच्छी जॉब है, ऐसा कोई कह रहा है उदाहरण देने के लिए। तो यहां पर राहुल का उदाहरण देने के लिए टेक वर्ड का इस्तेमाल किया गया। जैसे हम बोल सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लुक एट राहुल, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, जो तोड़ मरोड़ के हम बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन हम सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं टेक राहुल, यानी तुम राहुल को देख लो या राहुल का उदाहरण ले लो। आप समझ गए कैसे यूज करना है? टेक राहुल, और उसके बाद जो बात कहनी है आपको उदाहरण देने के लिए, वो आपको कहना है। तो उसने कहा ही हैज अ गुड जॉब बट ही डिडंट गो टू कॉलेज, बट वो तो कॉलेज भी नहीं गया था, उसने कॉलेज की भी पढ़ाई नहीं की थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम उदाहरण देने के लिए फॉर एग्जाम्पल के अलावा इन दूसरे टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि दूसरे टर्म्स और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने वो रखे हैं आज की क्लास में जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डेली यूज़ की इंग्लिश में, तो मैंने आपको वही बताए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आज इन टर्म्स की मदद से आप और भी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक अच्छी बात बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अब टाइम चाहे जो भी लगे, मैं आपको वो वीडियो दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।